हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे और वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी नई अपडेट और पीडीएफ के लिए। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, हेमंत कुमार मिश्रा, ठीक है, HEMANT। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। डेली सुबह 8 बजे, रात को 8:30 बजे और शाम को 6 बजे क्लास होती है। एसएससी और रेलवे के लिए जीएस की पूरी तैयारी कराई जाती है, बिल्कुल फ्री में। जस्ट आपको कोड अप्लाई करना होगा STUDY19, ठीक है। स्टडी 19 कोड आप अप्लाई करते हैं तो आपको पूरा कंटेंट पीडीएफ के साथ फ्री में मिलेगा। इसके अलावा अनअकैडमी पे हर संडे, एवरी संडे जो है आपका क्या लिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है, जो बिल्कुल फ्री है। जस्ट आपको अगर कोड पूछता है कि भाई एंट्री के लिए, तो आप कोड अप्लाई कर सकते हैं STUDY19, ठीक है। चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी या फिर कहाँ शुरू की गई थी, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भारत में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसकी जो अवधारणा है सबसे पहले भारत में शुरू की गई। दोस्तों सेज जनरली वर्ड में इसको हम सेज के नाम से जानते हैं, तो सेज भारत में EPZ के रूप में चीन से भी पहले से मौजूद है, ठीक है। इसको हम पहले जानते थे EPZ के नाम से, भारत में कहलाता था। और यही, और अगर पहली बात करें कि सेज वर्ड यानी कि सेज किसका है, तो वो हो जाएगा चीन में। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की अवधारणा पहले कहाँ शुरू की गई थी, तो वो हो जाएगा हमारा भारत में। और किस रूप में था, तो वो हो जाएगा EPZ के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन कौन सी हैं। दोस्तों भारत की जो प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं उसमें आता है कपास, तिलहन, जूट और गन्ना, ठीक है। तंबाकू इत्यादि भी इसी में आते हैं, लेकिन तंबाकू इत्यादि जो है कि ये रोपड़ फसलें हैं। चाय, काफ़ी, नारियल, रबड़ इत्यादि जो हो गए, तो प्रमुख फसल पूछ रहा है तो वो हो जाएगा हमारा कपास, तिलहन, जूट, गन्ना, ठीक है, और तंबाकू। नेक्स्ट, वस्तु के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने पर उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होता है, इसे कौन सी मांग कहा जाएगा। दोस्तों अगर वस्तु के मूल्य में बहुत ज़्यादा जो है कि डिफरेंस आ जाए, फिर भी उसकी डिमांड में कोई चेंज ना हो, यानी जो उसकी डिमांड है वो यथावत बनी रहे, तो ऐसी जो डिमांड है वो क्या कहलाएगी। दोस्तों ये कहलाता है पूर्णतः बेलोचदार। जी हाँ दोस्तों, किसी वस्तु के मूल्य में अगर परिवर्तन के बाद भी उस वस्तु की डिमांड जो है ज्यों की तो बनी रहती है, तो इस प्रकार का जो डिमांड होता है ये पूर्णतः बेलोचदार कहलाता है। और ये कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी या फिर वेतन का प्रमुख निर्धारक कहा जाता है। दोस्तों वास्तविक मजदूरी या वेतन का निर्धारक जो है मुद्रा की हम क्रय शक्ति को कहते हैं, यानी कि मुद्रा की जो क्रय शक्ति है यही वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा की क्रय शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा। दोस्तों मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में वृद्धि होती है। जी हाँ दोस्तों, कर की दरों में कोई भी देश वृद्धि करेगा जिससे मुद्रा की तरलता जो है समाज में कम हो सके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृद्धि कर देंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है। दोस्तों इसमें जो चेक होता है वो वैकल्पिक यानी कि ऐच्छिक होता है, ऑप्शनल मनी बोलते हैं इसको। चेक को क्या बोलते हैं, ऑप्शनल मनी, जिसे स्वीकार करना या फिर स्वीकार नहीं करना यह लेने वाली की इच्छा पर डिपेंड करता है। इसमें यानी कि जो वैकल्पिक मनी होता है, वैकल्पिक धन यानी कि जो ऑप्शनल मनी है, इसमें चेक आता है, बैंक ड्राफ्ट हो गया, यात्री चेक हो गया, प्रतिज्ञा पत्र हो गया, हुंडी इत्यादि जो है कि ये ऑप्शनल मनी के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक कारक है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा
उद्यमकर्ता। जी हाँ दोस्तों, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों को ही हम उत्पादन का कारक कहते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए जो जरूरी संसाधन होते हैं वही उत्पादन के कारक कहलाते हैं। और दोस्तों उत्पादन के कारक जो होते हैं वो लगभग आप कह सकते हैं 4 वर्गों में बटे होते हैं, जिसमें हो गया आपका भूमि, श्रम हो गया, कैपिटल यानी कि पूंजी हो गया, और जो है कि उद्यमकर्ता या फिर संगठन हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उद्यमकर्ता। नेक्स्ट, भारतवर्ष में निम्नलिखित किस उद्योग में पानी की खपत सबसे अधिक होती है? दोस्तों थर्मल पावर में पानी का यूज सबसे अधिक होता है। दोस्तों ऐसा विद्युत उत्पादन है तो हम अगर जो थर्मल पावर होता है इसमें हम टरबाइन को भाप से चलाने के लिए क्या करते हैं, पानी की इसमें यूज करते हैं। जब उसमें पानी गिरता है तो वो तेज़ी से घूमता रहता है, जिससे हमें क्या होती है, विद्युत सप्लाई होती है, विद्युत निकलती है, विद्युत ऊर्जा मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्मल पावर में पानी की खपत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत होती है किसकी? दोस्तों अगर डिमांड पैदा करनी है, अगर मार्केट में डिमांड पैदा करनी है तो उसके लिए इनकम जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास पैसा होगा तभी आप किसी वस्तु के लिए मार्केट में डिमांड करेंगे। तो मांग यानी कि डिमांड के लिए इनकम क्या हो सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आय की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता? दोस्तों जो राष्ट्रीय बचत पत्र है इसको हम राष्ट्रीय ऋण की श्रेणी में नहीं रखते हैं। बाकी दीर्घावधि पॉलिसी हो गई, भविष्य निधि, बीमा पॉलिसी, ये सारे राष्ट्रीय ऋण में आते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय बचत पत्र है वो राष्ट्रीय ऋण में नहीं आता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं? दोस्तों आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को हम आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन कहते हैं। जहाँ दोस्तों आपूर्ति वक्र के साथ ऊपर और नीचे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड चलने को आपूर्ति में विस्तार और संकुचन कहा जाता है। और अगर आपूर्ति वक्र के दाईं और बाईं ओर शिफ्ट होता है तो आपूर्ति में वृद्धि और कमी कहलाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन। नेक्स्ट, मांग का नियम किस पर आधारित है? दोस्तों जो मांग का नियम है वो उपभोक्ता की प्राथमिकता पर डिपेंड करता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी उपभोक्ता को किसी वस्तु की कितनी ज़रूरत है या फिर उसकी प्राथमिकताएं क्या है उसी पर डिपेंड करता है कि वह किस वस्तु की कितनी अधिक जो है कि चीज़ें खरीदेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांग का नियम उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित होता है। नेक्स्ट, वस्तुओं के निम्न युगों में से कौन सा युग्म जो है संयुक्त मांग प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों कंप्यूटर और प्रिंटर ये संयुक्त मांग का उदाहरण है। ठीक है, जैसे ऑप्शन ए को देख लेते हैं, कॉफ़ी और चाय। दोस्तों अगर आपको कॉफ़ी की जगह चाय मिले या फिर चाय की जगह कॉफ़ी मिले तो आप पी लेते हैं, आपका काम हो जाता है। घी और तेल में से किसी भी एक का यूज कर लेते हैं, कोका कोला और पेप्सी। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन प्रिंटर का अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए कंप्यूटर की आवश्यकता जरूर है। तो ये क्या हो गया? संयुक्त मांग का उदाहरण हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर और प्रिंटर। नेक्स्ट, बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? यानी कि बाजार नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शंस हैं, एडम स्मिथ के द्वारा, जेबी से के द्वारा, टीआर माल्थस के द्वारा, या फिर डेविड रिकार्डो के द्वारा। दोस्तों बाजार नियम जो है ये जेबी से के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेबी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मांग का एक उदाहरण है? दोस्तों व्युत्पन्न मांग का उदाहरण हो जाएगा हमारा सीमेंट। दोस्तों व्युत्पन्न मांग क्या होता है? उत्पादनों के साधनों के मांग को ही हम व्युत्पन्न मांग कहते हैं। अगर किसी भी उत्पादन के लिए अगर किसी साधन की आवश्यकता होती है तो वह व्युत्पन्न मांग कहलाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सीमेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया का एक कार्य नहीं है? दोस्तों एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया क्या है? एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया को हम कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि
आयात निर्यात बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कौन सा एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है, तो वो हो जाएगा गुणवत्ता आश्वासन के लिए निर्यातित वस्तुओं का निरीक्षण करना। यह एग्जिम बैंक का काम नहीं है। बाकी जो ऑप्शन हैं, विदेशों में संयुक्त उद्यमों का वित्तीयन, विदेश में संयुक्त उद्यमों को शेयर पूंजी में योगदान करने के लिए भारतीय दलों को ऋण, और वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात का वित्तीयन, ये सारा एग्जिम बैंक का काम होता है। तो कौन सा काम नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, उत्पादन फलन क्या अभिव्यक्त करता है? दोस्तों, उत्पादन जो फलन है वो भौतिक निवेश और उत्पादन के बीच प्रौद्योगिक संबंध को दर्शाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भौतिक निवेश और उत्पादन के बीच प्रौद्योगिक संबंध। नेक्स्ट, लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? तो दोस्तों ये राइट आंसर होगा हमारा सिडबी, यानी लघु उद्योगों के लिए उच्चतम जो वित्त निकाय है वो सिडबी है। सिडबी का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। दोस्तों अगर सिडबी की स्थापना की बात करें तो वो हुआ था 1990 में। तो लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय तो हो जाएगा सिडबी। नेक्स्ट, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो ये हुआ था 1964 में। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई 1964 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों भारतीय स्टॉक बाजार का जो विनियमन है और पर्यवेक्षण है यह सेबी के द्वारा किया जाता है, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, इसी के द्वारा भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।